नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। कल सुबह 10 बजे देहरादून पहुंचेंगे जेपी नड्डा। 11 बजे चमोली के लिए नड्डा रवाना होंगे। 2 बजे अल्मोड़ा में मीटिंग करेंगे। शाम 5 बजे अल्मोड़ा से रुद्रपुर जाएंगे जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा का जो दौरा है वो कई मायनों में खास है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव के पहले जेपी नड्डा तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उनकी ये जो मीटिंग है वो बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। तो अल्मोड़ा से रुद्रपुर जाएंगे, फिर जेपी नड्डा। उत्तराखंड के दौरे पर कल रहेंगे जेपी नड्डा। कल उत्तराखंड पहुंचेंगे और यहां पर जेपी नड्डा का पहुंचना बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है। 10 बजे सुबह देहरादून पहुंचेंगे और 11 बजे चमोली के लिए नड्डा रवाना होंगे। जेपी नड्डा के कई सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं। अभी जेपी नड्डा का दौरा है, लेकिन ठीक इसके बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड में नजर आएंगे, जहां वो जीत का मंत्र देते तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को नजर आएंगे। तो जेपी नड्डा की जो बैठकें हैं वो अलग अलग जगह होनी है और वो सारी बैठकें बेहद ही अहम हैं। तो 11 बजे चमोली के लिए नड्डा रवाना होंगे और फिर यहां पर एक बैठक है। अल्मोड़ा में भी एक मीटिंग है 2 बजे। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है जेपी नड्डा के दौरे को लेकर? कब पहुंचेंगे जेपी नड्डा? मीटिंग कहां कहां उनकी होगी? कितने कितने बजे होगी? कल सुबह देखिए, कल सुबह 10 बजे के करीब जेपी नड्डा देहरादून पहुंच रहे हैं। वहां पे वो कैंट थाना क्षेत्र स्थित एक बड़ा रिजॉर्ट है पुनर्नवा देहरादून में। यहां पे वो अनऑफिशियल एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। यहाँ केंद्रीय मंत्री, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं निशंक, उनकी पुत्री के विवाह का आयोजन है कल। तो कल सुबह वो शुभकामनाएं देने जाएंगे। यहाँ से वो जीटीसी हेलीपैड आएंगे। जीटीसी हेलीपैड से चमोली जिले के सवाड़ गांव, जो कि देवाल तहसील में आता है, वहां पहुंचेंगे। कल से भारतीय जनता पार्टी की सैनिक सम्मान यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा का वो शुभारंभ करेंगे। यहां से वो हेली से सीधे अल्मोड़ा पहुंचेंगे। अल्मोड़ा के शिखर होटल में उनका विश्राम होगा। भोजन के बाद बैठकों का दौर शुरू होगा। कल शाम ही वो काशीपुर रुद्रपुर के लिए रवाना होंगे और अगले दिन का यानी मंगलवार का जो पूरा कार्यक्रम है, 24 के करीब अलग अलग अनुभाग है, उनके साथ छोटी छोटी अलग अलग बैठकें जेपी नड्डा करेंगे। चुनावी कार्यक्रम पे वो चर्चा करेंगे। तो जो 2 बड़ी जनसभाएं होनी थी, बड़ी जनसभा जैसा कोई आयोजन नहीं है। लेकिन 2 दिन का दौरा जेपी नड्डा का महत्वपूर्ण है। वो सितंबर में आए थे और कह गए थे कि वो हर महीने आएंगे, लिहाजा वो नवंबर माह में भी उत्तराखंड आ रहे हैं। और गढ़वाल और कुमाऊं दोनों स्थानों पर सैनिक, और जिन जिन स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी वोट पर अधिक से अधिक फोकस कर सकती है, कुमाऊं में थोड़ा पार्टी कमजोर स्थिति में, तो उसको भी मजबूत करने का काम करेंगे। सुदीप, ये तो है ही कि जेपी नड्डा आएंगे और यहाँ पर अलग अलग मीटिंग में वो शामिल होंगे, लेकिन चुनाव के पहले जेपी नड्डा का आना किस ओर इशारा करता है, क्या संकेत देता है? जी देखिए, ये सीधे तौर पर चुनावी तैयारियां ही हैं, क्योंकि राज्य सरकार भी अपनी अलग अलग बड़ी योजनाएं केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय नेताओं से शुरुआत करा रही है। सरकार को भी पता है दिसंबर अंत या जनवरी प्रथम सप्ताह में आचार संहिता आ जाएगी। ऐसे में सारा जो पावर है वो आयोग के पास चला जाता है, आचार संहिता लग जाती है। लिहाजा सरकार भी तेजी में है। तो सरकार के कामों को, सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ये मैसेज दे रही है कि जनहित में कितने अच्छे काम हो रहे हैं। देखिए, ये दरअसल एक चुनावी तैयारी ही है। चुनावी बिगुल पहले ही फूंक चुकी है पार्टी। अभी अमित शाह घसियारी योजना पर आए थे और इसके बाद अब ये जेपी नड्डा आ रहे हैं, जो कि चमोली से शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत करेंगे कल। लेकिन अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो सबसे ज्यादा चुनौती कहां है? कुमाऊं गढ़वाल रेंज में सबसे ज्यादा चुनौती कहां पर है और कहां पर अमित शाह आने वाले हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, क्योंकि इनका भी दौरा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उत्तराखंड के लिए होगा? तो संपर्क टूट गया है सुदीप से हमारा, लेकिन आपको बता दें कि कल उत्तराखंड के दौरे पर है जेपी नड्डा और जेपी नड्डा कल अलग अलग मीटिंग में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे देहरादून पहुंचेंगे जेपी नड्डा और फिर 2 बजे
वो अल्मोड़ा में एक मीटिंग में शामिल होंगे। 11 बजे चमोली के लिए जेपी नड्डा रवाना होंगे। तो ये मीटिंग कई मायने में खास है। 2 बजे अल्मोड़ा में क्योंकि मीटिंग करेंगे तो इस मीटिंग को सबसे ज्यादा खास माना जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जेपी नड्डा ऑफिशियल मीटिंग्स के अलावा भी एक अनऑफिशियल मीटिंग में जाएंगे और वहां पर भी शामिल होंगे। तो 11 बजे चमोली के लिए रवाना होंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा आपको बता दें कि उत्तराखंड आएंगे। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उत्तराखंड में चुनाव के पहले अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं। इससे पहले भी पुष्कर सिंह धामी ने जनसभाएं की हैं, लेकिन अब जो स्टार नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उत्तराखंड में नजर आएंगे और वो दिखाते नजर आएंगे अपना दम, और इसके साथ ही कोशिश होगी जीत का मंत्र देने की। तो कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा और जेपी नड्डा कल आएंगे तो फिर देखना होगा कि जेपी नड्डा क्या मंत्र देकर जाते हैं पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि उसके बाद आपको बता दें कि अमित शाह और पीएम मोदी का भी दौरा है और उसकी तैयारियों को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं जेपी नड्डा की क्या तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह के दौरे को लेकर, क्योंकि बहुत जल्द अमित शाह और पीएम मोदी भी नजर आएंगे उत्तराखंड में, उनकी भी सभाएं हैं। बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 कार्यक्रम तय किए गए हैं। सुदीप जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी दौरा बहुत जल्द उत्तराखंड में होगा, तो क्या जेपी नड्डा जो जा रही हैं कल उत्तराखंड के लिए, एक तरह से इनके दौरे की तैयारियां, इनके कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी जानकारी लेंगे? जी देखिए, दरअसल होता यह है केंद्रीय नेतृत्व तो राज्य से कार्यक्रम मंगवाता है प्रस्ताव के रूप में कि आप अपने कार्यक्रम बनाकर भेजिए। उसमें फिर केंद्र रायशुमारी करता है कि किस समय प्रधानमंत्री अमित शाह उपलब्ध हैं या उपलब्ध नहीं है, और कुछ प्रोग्राम ऊपर नीचे यानी समय के आधार पे भी कम ज्यादा होते हैं। हमने देखा बीते दिनों जब अमित शाह आए थे तो IRTDA में एक सभा रखी गई थी, ITDA में, जो निरस्त कर दी गई क्योंकि अमित शाह का शेड्यूल भी थोड़ा व्यस्त था और थोड़ा वह अस्वस्थ भी थे। तो इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की 8 कार्यक्रम अलग अलग चाहती है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से। इसी करीब इतनी ही सभाएं अमित शाह की भी पार्टी चाहती है, क्योंकि उत्तराखंड में भले ही युवा मुख्यमंत्री 60+ का नारा दिया जा रहा हो, पर उत्तराखंड भाजपा भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज पर चुनाव चाहती है, ताकि अधिक से अधिक वो सीटें प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक संख्या में विधानसभा सीटें वो जीत सके। चलिए ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो 11 बजे चमोली के लिए नड्डा रवाना होंगे और 2 बजे मीटिंग होगी अल्मोड़ा में। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इगास पर्व की बधाई दी है। सीएम ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख शांति और समृद्धि की कामना की है। पहाड़ की संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है इगास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लोक पर्व एवं समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत सामाजिक जीवन में जीवंतता प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना भी की। तो इगास पर्व की जो शुभकामनाएं हैं वो दी है पुष्कर सिंह धामी ने। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये पर्व सुख समृद्धि के लिए है और यही मैं कामना करता हूं कि सुख समृद्धि बनी रहे। तो रही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी अपने निजी दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया और कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का दौरा करने वाले हैं। साथ ही पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी उत्तराखंड पहुंचकर जनता से रूबरू होंगे। अनिल बलूनी का कहना है कि बतौर सांसद वे अपने काम से अभी संतुष्ट नहीं हैं, अभी उन्हें जनता के लिए अच्छे काम करने हैं। तो वहीं इगास पर्व पर अवकाश घोषित किए जाने पर बलूनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर का आभार जताया और लोगों से अपने गांव जाकर विकास पर्व मनाने की अपील की।
तो जेपी नड्डा जल्द गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा करेंगे कल ही, क्योंकि वो पहुंचेंगे उत्तराखंड। इगास पर्व पर अवकाश के लिए सीएम का आभार जताया है राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने, और वो हरिद्वार पहुंचे। अनिल बलूनी ने कहा कि जनता के लिए अच्छा काम करना है। इगास पर्व की शुभकामनाएं पुष्कर सिंह धामी ने भी दी। जेपी नड्डा जी गढ़वाल के भी और कुमाऊं के भी दोनों दौरे में इस बार भी हैं। इस बार वो चमोली में उनका कार्यक्रम है। चमोली के देवाल में माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी रहेंगे। उसके बाद अल्मोड़ा जाएंगे और रुद्रपुर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे जो बड़े नेता हैं वे उत्तराखंड आने वाले हैं और आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता के साथ रूबरू होने वाले हैं। उत्तराखंड की जनता के साथ आने वाले समय के अपने विजन को शेयर करने वाले। अनिल बलूनी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए पूरी ताकत के साथ लगेगा। और अनिल बलूनी राजनीतिक रूप से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए कृतसंकल्प। तो देहरादून और मसूरी से पंडित जवाहरलाल नेहरू का गहरा लगाव रहा है। किशोरावस्था में वो देहरादून और मसूरी में सबसे ज्यादा वक्त बिताए हैं। आजादी के जंग में देहरादून में वो कई महीनों तक जेल में कैद रहे। दरअसल पंडित नेहरू 1932, 1933, 34 और 41 में कैद रहे। इस दौरान उन्होंने भारत एक खोज पुस्तक के कुछ अंश भी लिखे थे। नेहरू जी की राजनीतिक बंदी के तौर पर कैद थे। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज का कहना है कि नेहरू जी का मसूरी से खासा लगाव था और जब भी नेहरू जी को थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती थी तो वो मसूरी आना नहीं भूलते थे। महान विभूति थे हमारे देश की जवाहरलाल नेहरू जी और मोतीलाल नेहरू जी और नेहरू परिवार, कि उनका तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इस देश के लिए बहुत उनका सहयोग है, बहुत ज़्यादा योगदान है भारत के लिए उनका। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सारे आराम को छोड़ दिया, जेल की यातनाएं सहे। देहरादून में कई बार उनको जेल में रखा गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, देहरादून की जेल में, वो भी ऐतिहासिक जेल है वहाँ पे। कई बार फिर वहाँ से वो अपनी बेटी को चिट्ठियाँ लिखते थे। उसकी एक बुक है जो फादर्स लेटर्स टू डॉटर, पिता के पत्र पुत्री के नाम, वो देहरादून से ही जो उन्होंने जेल से चिट्ठियाँ लिखी है, इंदिरा प्रियदर्शनी जो उनकी बेटी थी। उसके बाद उनकी जो सिस्टर थी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, वो भी मसूरी में बहुत बार आई है। उन्होंने यहाँ पे जो तिलक लाइब्रेरी है उसकी स्थापना में उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। पौड़ी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रदेश महासचिव सीताराम ने बताया कि आगामी कैबिनेट बैठक तक सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिखा गया है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में होने वाली कैबिनेट बैठक में उनके संगठन की एक सूत्रीय मांग पर गंभीरता से निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने पहाड़ी पर्व पर संगठन से जुड़े सभी कर्मचारियों से निवेदन किया है कि वे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अपने घरों में इगास पर एक दीपक जलाकर पुरानी पेंशन बहाली के नाम से सरकार को जगाने का काम करें। के बाद सरकार ने गंभीरतापूर्वक पुरानी पेंशन के मुद्दे को लिया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को एक जो पत्र भेजा गया उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इसको कैबिनेट में इस पर गंभीर विचार करने का कष्ट करें। तो निश्चित रूप से अगर सरकार हमारे इस पुरानी पेंशन मुद्दे पर गंभीर है तो हम भी हमारे भी कहीं न कहीं सरकार के साथ इस सकारात्मक रवैये को देखते हुए हम अपने अग्रिम तमाम कार्यों को हम स्थगित करते हैं। के बाद हड़तालों का दौर, आंदोलनों का दौर बढ़ जाता है और हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया कि बिना आंदोलन किए हुए हम किस तरह से लोगों की राज्य के सीमित संसाधनों के अंतर्गत जो मांगे पूरी कर सकते हैं, हमने बिना किसी उसके पूरी की है। और मेरा तो सभी कर्मचारी भाइयों से भी अनुरोध है कि जब सरकार लगातार कर्मचारी संघों से डायलॉग करती है, वार्तालाप करती है, ऐसे में चुनावों का समय बजाय इसके कि दबाव बनाने के, तो 4-5 वर्षों के कार्यकाल में अपनी बात सरकार तक पहुंचा कर उनको समाधान की कोशिश करनी चाहिए। चुनाव देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, जिससे निपटने के लिए पुलिस ने देश भर से यंग साइबर एक्सपर्ट की मदद ली है। पुलिस ने आईटी से जुड़े छात्रों के लिए 3 दिनों के एक मैराथन का आयोजन किया, जिनमें एक्सपर्ट ने पुलिस को कई सॉफ्टवेयर दिए जो भविष्य में साइबर क्राइम से निपटने के लिए मददगार होंगे। बता दें, उत्तराखंड साइबर ठगी के मामलों में देश के देश के 5 टॉप स्टेट शामिल हैं। तो वहीं इस आयोजन पर डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि इन साइबर एक्सपर्ट से पुलिस को बड़ी मदद मिली है और भविष्य में भी साइबर एक्सपर्ट को पुलिस सहायता के लिए बुलाएगी। लगभग 1 महीने से कुछ अधिक समय में
उत्तराखंड पुलिस द्वारा देवभूमि साइबर हैकाथन आयोजित किया गया और यूपीएस के सहयोग से आयोजित किया गया। और ये आइडिया जो एनुअल डीजीपीज कॉन्फ्रेंस होती है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया था कि सभी स्टेट पुलिस द्वारा इस तरह के साइबर हैकाथन आयोजित की जानी चाहिए। और इसका उद्देश्य ये है कि हम इस तरह से जो यंग टैलेंट है उसके माध्यम से आप जानते हैं आज की तारीख में साइबर क्राइम कितना तेज़ी से उभरता हुआ क्राइम है, साइबर सुरक्षा कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है। तो उसके संदर्भ में जो नए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेसिकली हम ऐसा दिखा रहे थे कि कैसे हम किसी क्रिमिनल को कैच कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ फिजिकल एक्सेस ऑफ हिज फ़ोन। सो हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो नॉर्मल प्रोसेस चलता है हम लोग उसको नॉर्मल एक ऐप बेचते थे एंड उसके बाद वो इंस्टॉल करता था। हमने इसको इजी कैसे किया था एंड ज़्यादा ऑथेंटिक कैसे बनाया था कि हम उसी सेम आईडी से जिस भी आईडी में या आईडी से बंदा काम करता है हम उसके ही थ्रू उसको ईमेल भेजते हैं एंड जो लिंक होता है वो भी इवन उसकी डोमेन का होता है। उसके बाद वो ऐप को इंस्टॉल करता है और ऐप जो है वो एक्चुअली एक सर्विस है जिस सर्विस को हमने बाइंड कर रखा है। तो वो बेसिकली हम किसी भी ऐप में बाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यूपीएस की आईडी से ईमेल भेजा तो हमने यूपीएस के ऐप में अपनी सर्विस को बाइंड किया है, सर्विस हमने बनाई। तो रुद्रप्रयाग के ग्रामीण इलाकों में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। प्रवासी ग्रामीण अपने गांव में आकर रामलीला का आनंद ले रहे हैं जिससे ग्रामीण इलाकों में रौनक देखने को मिल रही है। बता दें जिले के बछड़ सिंह, रानीगढ़, धनपुर समेत कई पट्टियों में रामलीला का आयोजन लगभग हर ग्राम सभा में किया जा रहा है और आसपास के गांव में रामलीला देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। तो प्रधान विकास नौटियाल ने बताया कि उनके क्षेत्र में रामलीलाओं का भव्य आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं और साथ ही इन रामलीला की लीलाओं से आने वाली पीढ़ी को भी सीखने का मौका मिलता है। पहले से ही एक सद्भाव का एक प्रेरक रहा है। इसमें सभी लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग आके अपनी भागीदारी निभाते हैं। एक सौहार्द का एक पर्व है और अगर ऐसे कार्यक्रम अगर हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं तो इसको प्रेरित करने और इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक समाज के नागरिक होने के नाते हमारी बनती है। और बड़ी अच्छे रूप से पूरे समग्र क्षेत्र में जो ये रामलीला आयोजित हो रही है और अच्छे ढंग से पौराणिक काल से चलने वाली हमारी परंपराएं हैं और ये पीढ़ियां अगर इस परंपराओं को जिंदा रखे हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब इन रामलीलाओं को शुभारंभ किया गया होगा तो उसके पीछे राम की मर्यादाओं को, उनकी शिक्षाओं को याद करने का तो एक तरीका था ही ये, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार पहुंचा और अभी भी चल रहा है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी बात ये थी कि मेल जोल लोगों का आपस में हो जाता था और इसी मौसम में जब लोग काम धाम निपटा लेते हैं, खेती के कामों से मुक्त हो जाते हैं तो रामलीलाएं करवाते हैं। इसके बाद हमारी बहू बेटियां जो अपने मायके दूर प्रदेशों से अपने मायके में आती हैं, एक दूसरे उनका मिलन होता है। तो नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त और अधिशासी अभियंता के बीच विवाद का मामला तूल पकड़ने लगा है। मामले में अधिशासी अभियंता पर सहायक नगर आयुक्त के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा जिसके बाद सहायक नगर आयुक्त के समर्थन में उत्तरांचल स्वच्छकार कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने कार बहिष्कार कर दिया। नगर निगम के दफ्तरों में भी ताले लगा दिए गए। कर्मचारियों ने नगर आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर अधिशासी अभियंता का ट्रांसफर करने की मांग की है। नहीं, मैंने ऐसा कोई बदतमीजी कुछ नहीं करी है। एक्चुअली में शासन से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, ऑनलाइन किए जाना 11 जो यहाँ की जन सुविधाएँ 11 ऑनलाइन की जानी है, उसमें देरी हो रही थी तो संबंधित लोग कुछ कर्मचारी इधर कोई उधर भेज रहा था। तो मैंने कहा सहायक नगर आयुक्त जी से कि आप ही आ जाओ, मेरे कक्ष में आ जाओ और बात कर लेते हैं। तो अब उनको लगा ये बदतमीजी है, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि मेरे से बड़े भी उम्र में हो, मैं ऐसा कुछ क्यों करूँगा बदतमीजी। ऐसा मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी है, केवल काम के हित में बुलाया था। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ नगर आयुक्त साहब को लिख रहा हूँ, वो निर्णय लेंगे इसमें जो लेना है। नहीं, मैंने ऐसा कोई बदतमीजी कुछ नहीं।